हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 13। हम लोगों ने सेट 12 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो प्रीवियस सेट्स को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही सेट्स आपको उसी में मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर एक वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF अपलोड किए जाते हैं। या तो यहाँ पर आप इस ID से ज्वाइन करो या फिर यहाँ पर QR कोड को डायरेक्ट स्कैन कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? मेंडलीव साहब के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, जिनमें एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। तो बाकी जो 61 एलिमेंट थे, इन सब का रासायनिक गुणधर्म पता करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया। हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके हाइड्राइड बनाया इन सारे तत्वों का, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करके ऑक्साइड बनाया और रासायनिक गुणधर्म का पता किया। तो इन्होंने ध्यान केंद्रित किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अधिकांश तत्वों के साथ जो है रिएक्शन कर लेते हैं और यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव उन्होंने किया था। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंध का अध्ययन किया। याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने क्या किया था? तत्वों का वर्गीकरण किया था। परमाणु द्रव्यमान तत्वों के साथ में उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म थे, उनके बीच क्या संबंध है, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये पता करने के लिए कि जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुणधर्म आखिर कैसे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है, दोनों रिएक्टिव हैं, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव किया। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आज का जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व है। मेंडलीव साहब के टाइम में टोटल कितने तत्व थे? 63 थे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता कब है? श्वसन प्रक्रिया में, है ना, श्वसन प्रक्रिया में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए? नहीं चाहिए। ये एक अवायवीय प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना, ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। फिर ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा में टूटेगा। कौन? पाइरूवेट। और यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए भरपूर मात्रा में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये एक अवायवीय प्रक्रिया है, लेकिन ये एक वायवीय प्रक्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ये ऊर्जा का उत्पादन करना, है ना। ATP के फॉर्म में ये ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये दोनों तो बाई प्रोडक्ट है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो जल है, ये सह उत्पाद है। बोल सकते हो कि ये वेस्ट है जो इस पूरे प्रोसेस में बनते हैं। यहाँ पर मेन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन मेनली यहीं से होता है, इसी प्रोसेस से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या यूनिक फीचर है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास क्या यूनिक फीचर है? इनके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी और क्लोरोप्लास्ट के पास भी। राइबोसोम बना होता है RNA और प्रोटीन से। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, आप जानते होंगे विभाज्य उत्तक के बारे में कि जो विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं होती है वो विभाजित होती है, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। जब विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो अपना विभाजन की क्षमता खो देती है तो उनका आकार निश्चित हो जाता है, जो उनकी संरचना है निश्चित हो जाती है, क्योंकि विभाजन तो अब होनी नहीं है। जो उनका काम है ये भी निश्चित हो जाता है। तो अब वो अस्थायी उत्तक का निर्माण कर लेती है।
जब विभज उत्तक की कोशिकाएं जो है विभाजन की क्षमता खो देती है, उनकी जो संरचना है, जो उनका आकार है, क्रिया है, ये सारे जो है फिक्स हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, तब वो अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग विभेदीकरण बोलते हैं, अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आंसर हमारा विभेदीकरण या फिर विभेदन हम बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। इनमें से क्या? इनमें से यौगिक। और सिर्फ योग से नहीं बोलेंगे, एक निश्चित अनुपात में योग से बनता है, निश्चित अनुपात में। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और किसी भी अनुपात में मिल जाए तो उसे मिश्रण बोल देते हैं। जैसे H2O, ये अपने आप में एक यौगिक है और इस जल को आप चाहे कहीं से भी ले आओ, चाहे किसी ने बनाया हो, किसी भी स्रोत से ले आओ, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 के रेशियो में ही प्रेजेंट होता है। अगर किसी ने भी इसके रेशियो के साथ छेड़खानी की तो ये जल के स्थान पर कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनते हैं। यहाँ पर देखो 2 तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये निश्चित अनुपात है 1:8। ये द्रव्यमान का निश्चित अनुपात है। इस रेशियो के साथ अगर छेड़खानी हुआ, चेंज हुआ, तो कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? बल के समीकरण में जो बल होता है हमारा वो द्रव्यमान और गुने में त्वरण होता है, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो संवेग होता है ये द्रव्यमान गुने में वेग होता है, ये संवेग है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य या फिर बोल दो स्थितिज ऊर्जा, वो mgh होती है। और V बराबर U + AT, ये गति का पहला समीकरण। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। धावन सोडा होता है हमारा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये जो आपका बेकिंग सोडा है, इसी में हम लोग जब टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो ये हमारा बेकिंग पाउडर कहलाएगा। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल किया जाता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन के कारण ही इनमें ये प्रॉपर्टी होता है कि ये बैक्टीरिया को मार देता है। एक टेंडन किससे बनाया जाता है? टेंडन और लिगामेंट आपने सुना होगा। टेंडन एंड लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं। तो ये जो टेंडन है और ये जो लिगामेंट है, दोनों है आपके संयोजी ऊतक। दोनों क्या है? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन, ये देखो, ये हड्डी है और ये पेशी है, मांसपेशी है। तो टेंडन का काम है मांसपेशी और हड्डी को जोड़ना, जबकि लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। ये एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है कि टेंडन का क्या काम है, लिगामेंट का क्या काम है। टेंडन बना होता है कोलेजन फाइबर से। ये याद रखिएगा। जो टेंडन है ये बना होता है आपका कोलेजन फाइबर से, कोलेजन रेशे से। ये वाइट फाइबर होता है, जबकि लिगामेंट जो है ये आपका मेनली बना होता है इलास्टिन फाइबर से, इलास्टिन रेशे से। ये आपका येलो फाइबर होता है। ये पीले रेशे होते हैं, ये श्वेत रेशे होते हैं, कोलेजन फाइबर। ये जो हड्डी है ये भी संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर ये जो हड्डी है, ये टेंडन है, लिगामेंट है, ये सारे आपके संयोजी ऊतक हैं। जो ब्लड है ये भी संयोजी ऊतक है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक हमारे बॉडी में ब्लड है। निषेचन के परिणाम स्वरूप की एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? कुछ ऐसा सवाल होना चाहिए था। किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? देखिए, युग्मक तो एग है, मादा युग्मक अंड या फिर डिंब या फिर अंडाणु बोलते हैं, और शुक्राणु जो कि नर युग्मक है। ये जो अंडाशय है इसी में ये एग का निर्माण होता है। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं, इनका जो फ्यूजन होता है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग सिनगेमी भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिनगेमी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी, इसी को हिंदी में निषेचन बोलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। और ये जो जाइगोट है ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगातार होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद जितने भी सेल्स बनेंगे सारे में आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसी माइटोसिस होते 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 9 महीने बाद जो बच्चा है वो तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो आपका एग है जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो स्पर्म है इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जिन कोशिकाओं से बनते हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, उनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें 23 हो गए। तो ये जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस से। जबकि जाइगोट बनने के बाद केवल और केवल माइटोसिस होता है, केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। 1 मोल का मतलब ही होता है एवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल का तो मतलब ही होता है एवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल परमाणु बोले इतना परमाणु, 1 मोल अणु बोले इतने अणु, 1 मोल आयन बोल दे इतने आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दे इतने इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब ही 1 मोल का संख्यात्मक मान ही होता है एवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसे हम Na से डिनोट करते हैं। जो एवोगाद्रो थे वो इटली के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में ये सिंबल दिया गया है, ये होता है इसका मान। तो जैसे ही 1 मोल बोले मतलब संख्या में इतने, अब चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयन हो, अणु हो, परमाणु हो, कुछ भी हो। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, मधुमक्खी का डंक, नेटल का डंक, नेटल जो है ये प्लांट है ना, नेटल जो है प्लांट है, तो उसकी पत्तियों में जो है ये बाल जैसी जो होती है ये डंक होती है, उसमें चींटी का डंक। इन सारे में मेथनोइक अम्ल होता है, इन सारे में मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल ये आपका होता है रासायनिक सूत्र, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथनोइक अम्ल के कारण क्या होता है कि जलन होता है और दर्द होता है। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी अगर कभी आपको काटा होगा तो पता होगा, जलन और दर्द होता है, मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले। अब देखो ये 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यह है आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सामान्य नाम है, एथेनोइक अम्ल ये आपका IUPAC नाम है जो कि सिरके में होता है। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। जो पुल होते हैं, जो पुल बने होते हैं उनमें लोहा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिर लोहा में अगर जंग लग गया, जंग लगने के बाद धातु जो है वो लोहा जो है कमज़ोर हो जाएगा और उसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि डायरेक्ट लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है, वो गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर नहीं हो गैल्वेनाइजेशन तो जंग लगने के बाद तो लोहा खराब होना ही है। तो जंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है, यह है फेरिक ऑक्साइड। और जंग लगना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन जो है 3 प्रकार के हैं, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो एल्केन होता है
इसके लास्ट में आपको क्या मिलता है, एन मिलता है, एन, ये एन। जो एल्कीन होता है उसके लास्ट में आपको इन मिलता है, इन। और जो एल्काइन होता है उसके लास्ट में आपको मिलता है यानी कि सफिक्स आइन मिलता है, YNE, आइन। अब देख लो यहाँ पर हमसे असंतृप्त पूछा है, तो या तो वो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा। यहाँ ब्यूटेन है, लास्ट में एन है, मतलब ये एल्केन है, एल्केन है तो ये संतृप्त है, सेचुरेटेड है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये प्रोपेन है, ये भी एल्केन है, लास्ट में एन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये पेंटेन है, लास्ट में यहाँ पर भी एन है, तो ये भी एल्केन है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये इथाइन है, इथाइन, इथाइन यानी कि आइन, आइन यानी कि एल्काइन, एल्काइन है मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? जब यौवन की शुरुआत होती है तो मासिक चक्र जो है स्टार्ट होता है, और जो पहला मासिक चक्र स्टार्ट होता है उसको हम मीनार्की बोलते हैं। तो यहाँ पर रजो दर्शन हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को हम लोग मीनार्की बोलते हैं। तो महिलाओं में जो पहला पीरियड होता है उसे हम लोग मीनार्की बोलते हैं, और जब पीरियड खत्म हो जाता है 50-55 साल के बाद, जो ये मासिक चक्र है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो एग का फॉर्मेशन है, अंडा का जो निर्माण है वो बंद हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और ये मीनार्की जो है प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, पहला मासिक चक्र हुआ उसी को हम लोग मीनार्की बोलते हैं, और जब मासिक चक्र खत्म तो उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर दो चीज़ें होती हैं। तो ये जो आप दूरी देखते हो ये है ऑडोमीटर, और ये जो आप स्पीड देखते हो ये है स्पीडोमीटर। दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर और स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, और विटामिन B1, विटामिन बी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जिसमें जो विटामिन B1 है इसके कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। आंसर हमारा सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए गणना की थी 1920 में, 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ये भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ बोस हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने गणना की थी 1920 में पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसके लिए। फिर बाद में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके गणना को उन्होंने उठाया, जो इन्होंने गणना की थी, जो कैलकुलेशन इन्होंने किया था, इनके कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी पदार्थ की पांचवी अवस्था को लेकर के। फिर 2001 में 3 वैज्ञानिक आते हैं अमेरिकन, उन्होंने 2001 में जो है जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको प्राप्त कर लिया। फिर उन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला, कॉर्नेल, वीमैन एंड कैटरेल, ये 3 वैज्ञानिक थे, कॉर्नेल, कैटरेल एंड वीमैन, इनको नोबेल प्राइज मिला 2001 में इस पांचवी अवस्था को प्राप्त करने के लिए। सीवी रमन ने रमन्स इफेक्ट की खोज की थी। रमन्स इफेक्ट की खोज की थी सीवी रमन, कब की थी? 1928 में, 1928 में 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन्स इफेक्ट की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन्स इफेक्ट की खोज की थी। और इस इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, नोबेल प्राइज। इसी के साथ ये पहले भारतीय बने थे फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले।
प्रथम भारतीय जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था वो थे सीवी रमन। क्यों? रमन्स इफेक्ट की खोज के लिए। होमी भाभा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय नाभिकीय अभियान के जनक कहे जाते हैं होमी भाभा। और विक्रम साराभाई ये भी कहे जाते हैं क्या? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष अभियान के जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। तो ये फादर है स्पेस प्रोग्राम के, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, और ये फादर है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? मतलब आप मान लो कि 1 लीटर आपने पानी ले लिया, उसका आप क्वथन करवाओ, वाष्पीकरण करवाओ, हिमांक करवाओ, संघनन करवाओ, कौन सी प्रक्रिया है जो सबसे धीमी है? तो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। वाष्पीकरण जो है सतह पे होने वाली प्रक्रिया है, जबकि ये क्वथन, हिमांक, संघनन ये सारे जो है पूरे जल में होती है, संपूर्ण जल की ये प्रक्रिया है। लेकिन वाष्पीकरण जो सतह की जल होती है केवल उसी का होता है, और वाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है। कूलिंग इफेक्ट जो है वाष्पीकरण से मिलता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है द्रव का वाष्प में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर अगर वाष्प में कन्वर्ट हुआ तो उसे हम लोग क्वथन बोलेंगे, उबलना बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो, जल से वाष्प में बदलना या फिर द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ बोलते हैं। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, श्वसन पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन पिगमेंट, ये आरबीसी में होता है, और ये है आपका हीमोग्लोबिन। बी हमारा राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। और जो हीम वाला भाग है इसका मतलब होता है आयरन, आयरन धातु। जो आयरन धातु है ये होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल का काम है एनर्जी को, सौर ऊर्जा को अवशोषित करना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा, तो ऊपर में क्या करना है हमें? कार्बन का हम लोग क्या करेंगे? मास लिखेंगे, द्रव्यमान लिखेंगे, और नीचे में CO2 का मास लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आएगा हमारा आंसर। तो कार्बन का होता है 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कितना? 44 होता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 32, 44। तो इसे आप परसेंटेज में निकाल कर देखो, इतना आना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग ऊपर में ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखते, 32 लिखते ऊपर में, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज में हमारा आंसर आता। संवेग की इकाई है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने में वेग। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम, और वेग का है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए हमारा आंसर। और बल का होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है बल का एसआई मात्रक, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक और उल्टा। तो आभासी तो बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा, समानाकार का बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की बात की जा रही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है, इसे हम धावन सोडा नहीं बोलेंगे। साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए। 8वें समूह का मतलब यहाँ पर है 8A, ठीक है, 8A जिसे हम लोग समूह संख्या 18 बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो समूह भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, शून्य समूह भी बोलते हैं। अब देखो इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्निसन। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आवर्त कितने हैं, 7। यानी पहला आवर्त में ये है, जो दूसरा आवर्त है इसमें ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में ये है, छठे में ये है और सातवें में ये है। हमसे तीसरे आवर्त में बोल रखा है तो आर्गन हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, सारे का एटॉमिक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 और ऑग्निसन का 118। ये सारे एटॉमिक नंबर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें जो रेडॉन है ये आपका रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है। और ये सारे जो है आपके गैस हैं। जो ऑग्निसन है ना, इसको लेकर के कंफर्मेशन नहीं है कि ये गैस है या नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल जो 11 गैस हैं, टोटल 11 गैस हैं, तो उसमें हम लोग इससे काउंट नहीं करते, ऑग्निसन को काउंट नहीं करते हैं। ये 6 हैं, ये 6 टोटल इनर्ट 6। उसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो 6 7 8 9 10 11, इसमें हम ऑग्निसन को काउंट नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी में एक जगह दे रखा है कि टोटल जो है 11 गैस है, तो वहाँ पर हम ऑग्निसन को छोड़ेंगे तब जाकर के 11 आएगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो पौधे में, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो आपके बीजांड होते हैं, इसी को यहाँ पर बीजाणु लिखा गया है, जो आपके होते हैं बीजांड, जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, यही आपका सीड बन जाता है, बीज बन जाता है। और जो ये अंडाशय है यानी कि ओवरी, ये आपका फ्रूट बन जाता है। और ये सारे क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ये सारे क्या है, झड़ जाते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ये सारे वर्तिका, अग्रवर्तिका, जो भी पुंकेसर है, ये सब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बीजाणु, बीजांड जो है बीज बन जाएगा, जो अंडाशय है फल बन जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के हमारा जो सेट नंबर जो 13 है ये समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 14 में। थैंक यू सो मच।